कह रहे हैं कि खास आइडियोलॉजी के लोग आ रहे हैं और वो फंडामेंटल राइट्स का साफ साफ दिख रहा है, हनन हो रहा है, लेकिन कुछ उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ जुल्म का जंगे का ऐलान कर दिया है। जाओ, गेट बंद कर दिया, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, कोई सुनवाई नहीं, तो क्या करें। ये लोग कानून पे यकीन नहीं रखते, कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन नहीं रखते। ये लोग जो है पूरी तरह से फासिस्ट और नाजी हैं। ये इनकी सोच वही है और ये सोच नाकाम होती है, इसलिए कि ये फितरत के खिलाफ है। जब इलेक्शन लेने के टाइम क्यों नहीं बोला ये बांग्लादेश से इनका वोट नहीं लेना चाहिए, तब क्यों नहीं बोला। अब जब इलेक्शन हो गया, जीत गए, सत्ता में बैठ गए, अब हम बांग्लादेशी हो गए, हम रोहिंग्या मुसलमान बन गए। जब इलेक्शन के टाइम सब हम इंडिया वाले हो जाते हैं। मेरे पापा को छोड़ दो। On April 16th, Muslim majority Jahangirpuri in northwest Delhi witnessed communal clashes when a religious procession was taken out by Hindu groups on the occasion of Hanuman Jayanti. Stones were pelted and shots were fired, in which many were injured. The Bharatiya Janata Party, which controls the local municipal corporation, ordered the demolition of the homes, businesses, and other structures owned by primarily Muslims on the street where riots broke out on April 19. This was done in response to a complaint from its state president. The Bharatiya Janata Party claimed that these structures were illegal encroachments. जब मस्जिद में शुरू में आए थे, एक बार रैली निकल गई थी उनकी, फिर दूसरे बार आए, फिर निकल गई, फिर तीसरी बार क्या किया उन्होंने, हमारे मस्जिद के सामने रैली बहुत जोर जोर से वो मोहरे लगाने, नारे लगाने लग गए। फिर जय श्री राम के नारे लगाने लग गए थे। फिर एक बंद 2-3 जने बंदा ने क्या किया, वो ऊपर चढ़ के झंडा लगाने लग गए और पत्थर और हमारे मस्जिद के ऊपर झंडा लगा रहे थे। कौन सा झंडा? हरि राम का झंडा लगा रहे थे, जय हनुमान का, बजरंगबली का। तो सब फिर हमारे मुसलमान बोलने लग गए, तुम हमारा मस्जिद में झंडा क्यों लगा रहे हो? कह रहा हम लगाएंगे, अगर यहाँ पे रहना तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। या तो मुसलमान बोल, क्यों हम बोले जय श्री राम, तुम्हारा इबादत तुम करो, हमारा इबादत हम करते, हम तो कभी टोकते नहीं है, हमारा तो कभी रैली नहीं निकलता है। पुलिस प्रशासन जब मुसलमान का जब मुहर्रम निकलता है, कितने पुलिस वाले घिरा होते हैं, इनका जब रैली निकला एक प्रशासन क्यों नहीं था? ये जवाब कौन देगा? कोई देगा इसका जवाब? अगर प्रशासन चाहते तो ये लड़ाई नहीं होता, लेकिन इनके वजह से इतना बड़ा बतंगड़। प्रशासन उधर रहता तो अगर यार नारे लगाने आते तो हाथ में बंदूक, कट्टा, पिस्टल और तलवार, ये सब क्यों था? डंडा क्यों था? हॉकी क्यों था? हमारे पास वीडियो भी है इसका। अगर ये सब आप अगर नारे लगाना आते हो, जब आप जब मंदिर में जाते हो पूजा के लिए, आपके ये सब लेके जाते हो। फिर ये जब बोलने गए, हमारे मस्जिद में पत्थर फेंकने लग गए, फिर गाली गलौज करने लग गए, तो फिर कौन बर्दाश्त करेगा? आप मारोगे, मैं बर्दाश्त करूंगी? मैं अगर आपको मारूं आप बर्दाश्त कर लोगे? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी बात में जब उन्होंने पत्थराव किया तो फिर इधर से वही पत्थर उनके ऊपर गया, इसी वजह से लड़ाई हो गया। हम तो घर में थे, हमारे बच्चे सब घर में थे। सुबह 8 बजे आए, उन्होंने बोला गुल्ली भैया पानी पिला दे। पुलिस आके हाथ में फेरा, बोला अच्छा अंकल हम लेके आ रहे हैं। तो उसका वजह से फंटा लाया, माजा लाया 2 लीटर की, पानी लाया 2 लीटर की, सिगरेट जो पीते पुलिस वाले वो दिया, माचिस दिया। बोला अच्छा खा पी ले, बोले जाओ गुल्ली भाई जाओ। फिर 2 बजे बुला लिया, 2 बजे बुला लिया, बोला गुल्ली पानी लेके आ। पानी लेके आया, बोले बैठ जा। बोले ये क्या कर रहे अंकल, बैठ जा। खूब मारा, बुरी तरह से मारा। कहाँ ले गए थे? थाने में लेके चला गया। क्यों मारा? अब क्या मारा, किस लिए मारा, ये तो हमें नहीं पता। वो जो भगदड़बाजी हुआ था, हम लोग कुछ दिन नहीं था, हम लोग जुम्मा मस्जिद गए थे कपड़ा लत्ता खरीदने।
जैसे हमारी छोटी बहू बोला जा अम्मी आ जाओ कपड़ा लत्ता मत लो, यहाँ हिंदू मुस्लिम में खूब लड़ाई हो जाए। तो हम लोग जुमा मस्जिद से चलाया मेट्रो में होके, आके देखता तो मार भीड़ लगा हुआ, पुलिस वाला है, सारे दुनिया की भीड़ लगा हुआ। अब बिना कसूर का हमारे बच्चा को ले गए। आप गए थे पुलिस वालों के पास कहने के लिए छोड़ दो या कुछ? गए थे, नारा लगाया हुआ, जाओ, गेट बंद कर दिया, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, कोई सुनवाई नहीं, तो क्या करें। मेरी मुस्लिम होटल की दुकान थी, और इधर की तरफ ये तो कबाड़े का ही, इधर का सारा एरिया कबाड़े का ही है। रेडी पटरी का ये सबका यहाँ का है। क्यों यहाँ जहांगीरपुर में आपको कबाड़ी का, रेडी पटरी का सबका है यहाँ पे। का दुकान है। किसने तोड़ी थी आपकी? ये सरकार ने तोड़ी है, कह रहे कि इलीगल है। इनको सिर्फ जहांगीरपुरी में इलीगल दिखा है और कहीं नहीं दिखा है। जीप लोग चले जाओ, रोड के ऊपर झुग्गी बनी हुई है, मगर वो नहीं तोड़ा कि वो हिंदुओं का था। और यहाँ कह रहे ये मुस्लिम का है तो ये अनलीगल हो गया है, इसलिए हमारा सब कुछ तोड़ के चला गया, हमारा रोजी रोटी सब तोड़ के लेके चले गए। और ना हमें ना नोटिस दिया गया, ना हमारा सामान को हाथ लगाने नहीं दिया। पुलिस वाले ऊपर से खड़े हमारे सर के ऊपर। अभी भी दुकान टूटी हुई है, बिजली कट गई है, कि बिजली वाला आके कह रहा है कि 3540 रुपये और दो। जब हमारी दुकान नहीं चल रही 3540 रुपये कहाँ से देंगे? हाँ, वो फिर पुलिस का वो टेंट वगैरह लगा हुआ है हमारी दुकान के सामने, और भी नहीं खोलने दे रहे हैं उसको। दुकान किसने तोड़ी? दुकान ने तो सरकार ने तोड़ी, बुलडोजर जो आए थे अमित शाह। हाँ, अमित शाह ने, गृह मंत्री ने ऑर्डर दिया है कि मुस्लिम के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दो। वो हमारे ऊपर नहीं चढ़ा पाए तो दुकानों के ऊपर चढ़ा के चले गए, कह रहे इलीगल है ये। जिस वक्त दुकानें तोड़ी जा रही थी आप कहाँ पर थे? हम तो उसी के पास ही थे। पुलिस तो घेराव करके रखा, हमें इधर की तरफ, हमारे दुकान की तरफ आने नहीं दिया है, हमें दूर में ही रखा गया है। और वहाँ से उन्होंने वो रस्सी वगैरह खींच दिया गया था, बाउंड्री के इधर नहीं आना। हाँ, क्यों हम जितने आ रहे थे तो डंडा इतना बरस रहे थे हमारे ऊपर, तो इसी डर के मारे प्रशासन भी खड़े थे, कौन आएगा, इसीलिए हम नहीं आ पाए। हमारे आंखों के सामने हमारा रोटी रोजगार तोड़ दिया गया, हम कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, हम यहाँ मिलजुल के रह रहे हैं। मेरा उम्र है, हमारा तो पैदाइश ही दिल्ली में है, हम रहने वाले हैं कलकत्ते के। हाँ, हमारे ये मस्जिद के पास ये सब्जी मंडी के तरफ सारा तोड़ दिया गया, कह रहे ये सारे बांग्लादेशी है। हम कहीं बांग्लादेशी के नहीं है, हम मेदिनीपुर के हैं, वेस्ट बंगाल में है हमारा घर। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि आप बांग्लादेशी हैं? अब ये नहीं पता कि क्यों बोल रहे हैं, हमारा भाषा से बोल रहे होंगे कि हम बांग्लादेशी है, मगर हम बांग्लादेशी नहीं है। हमारा तो पश्चिम वेस्ट बंगाल है हमारा गाँव, हम वहाँ के रहने वाले हैं। जिला मेदिनीपुर है हमारा। जब इलेक्शन होता है तब हम क्या वो नहीं निकलते, जब हमारा वोट लिस्ट निकलता है उसमें क्या हम क्या बांग्लादेशी निकलते हैं? हमारा तो दिल्ली के निवासी निकलते हैं ना वोट लिस्ट में, तब क्यों नहीं बोला? जब इलेक्शन लेने के टाइम क्यों नहीं बोला ये बांग्लादेशी इनका वोट नहीं लेना चाहिए, तब क्यों नहीं बोला? अब जब इलेक्शन हो गया, जीत गए, सत्ता में बैठ गए, अब हम बांग्लादेशी हो गए, हम रोहिंग्या मुसलमान बन गए। जब इलेक्शन के टाइम सब हम इंडिया वाले हो जाते हैं। कागज है हमारे पास, ये कह रहे हैं इलीगल है, तो ये इलीगल है तो ये कागज कहाँ से आया है हमारे पास? आप देख सकते हैं कागज है हमारे पास बाकायदा। हाँ, ये देखो चालान पर्ची है हमारे पास। ह्यूमन राइट्स कमीशन का चीफ जो है अरुण मिश्रा, वो कहता है कि भाई ह्यूमन राइट्स जैसा चीज़ कुछ होता ही नहीं है। क्या सिक्योरिटी फोर्सेस का ह्यूमन राइट्स नहीं है? ह्यूमन राइट्स का चीफ ऐसे आदमी को बना दिया है आपने जिसको ह्यूमन राइट्स में विश्वास नहीं है। इस देश के होम मिनिस्टर ने पास्ट में कहा है कि मैं ह्यूमन राइट्स में आई डोंट बिलीव इन ह्यूमन राइट्स। तो ऐसे लोग इस देश को चला रहे हैं जिनको कोई ह्यूमन राइट्स में विश्वास नहीं है। बुलडोज़र जस्टिस जो है ये इनजस्टिस है, ये बहुत ही सीधी सीधी बात कहें तो इनजस्टिस है। लेकिन ये अगर हम और भी ज़्यादा कहें तो ये गुंडागर्दी है, ये पॉलिटिकल गुंडागर्दी है।
goonery, the lawlessness. It means there is no constitution. It means there is no law. It means this is a jungle. This country is now a jungle. This country is now effectively a jungle. I am not protected. You are not protected. Anybody is not protected. A bulldozer can come tomorrow to my house and demolish it without any judicial process. In any country where law is respected, there is a judicial process. There will be a complaint, there will be an FIR, there will be a court case. The court will look into the matter. Then this is the lower court, of course. Then a person can go to High Court. Then a person can go to Supreme Court. And even in Supreme Court, he has recourse to further appeal to a larger bench. So this is a very large process, which may take maybe 10 years, 15 years, because our judicial process is very slow. तो अभी जो हो रहा है ये टोटली मतलब इसमें कोई 1% तो बहुत मुश्किल काम है, 1 in a million की गुंजाइश भी नहीं है कि ये दुरुस्त हो। ये गलत है, ये माइट इज़ राइट, जंगल राज है ये जो हो रहा है। ये अगर वो रोहिंग्या भी हैं, भाई वो रोहिंग्या हैं ही नहीं, तो यही आरएसएस की और ज़ायनिस्ट फोर्सेस की स्ट्रैटेजी होती है कि अपने जो ऐसा नैरेटिव तैयार कर देते। रोहिंग्या का क्या मतलब है? झूठ है, सरासर कतई टोटल झूठ है, 100% झूठ है। इससे बड़ा झूठ और मक्कारी का स्टेटमेंट ही कोई नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हमारे लोग भी कहीं ना कहीं उसमें फंस जाते हैं और आप जैसे इंटेलिजेंट लोग भी ऐसा सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं। ये जो बोल रहा है रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, वो झूठा है, मक्कार है, फरेबी है और उसकी बात को सिरे से नकार देना चाहिए। भारत सरकार ने, अभी हम रोहिंग्या और इस पे बांग्लादेश में आ जाते हैं, जो पार्लियामेंट में डेटाज दिए गए 16 से 17 हज़ार रोहिंग्याज हैं और उनके सबके पास वो ऑफिशियली रह रहे हैं यहाँ पे। एक भी रोहिंग्या इलीगली इंडिया में नहीं है, एक भी। इस बात को आप समझते हैं? ये गवर्नमेंट डेटाज है, सुप्रीम कोर्ट में हम वो केस कर रहे हैं, उसमें ये जो सरकार स्टैंड लेती है, सबके पास रेफ्यूजी कार्ड्स हैं। तो एक भी रोहिंग्या इंडिया में इलीगल नहीं है, पहली बात ये समझ लें। दूसरी बात, बांग्लादेश को हमारे प्रधानमंत्री कितनी बार जा चुके हैं वहाँ पे, हमारे कितने मिनिस्टर्स जाते हैं, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या किसी प्रधानमंत्री ने, किसी फॉरेन मिनिस्टर ने, किसी होम मिनिस्टर ने, वो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जो ये कहते हैं 100 करोड़ से भी ज़्यादा बांग्लादेशी, ऐसी वाहियात बातें जो करते हैं, 100 करोड़ से भी ज़्यादा की उनकी एक स्टेटमेंट आपको गूगल करके मिल जाएगी, बांग्लादेशी भारत में आ गए हैं। या चलिए वो तो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे कहा था, अगर वो ये तो पक्का ही कहते हैं ना कि करोड़ों बांग्लादेशी भारत में है, क्या भारत सरकार ने एक बार भी बांग्लादेश की सरकार से कहा है कि ये आपके जो करोड़ों बांग्लादेशी हैं इनको वापस ले लिया जाए? ये झूठ की बुनियाद पर कोई भी नैरेटिव तैयार करते हैं और हम उसमें फंस जाएंगे। ये आरएसएस वाले कोई भी बात बोलेंगे तो ये समझ जाना चाहिए वो झूठ है, कुछ भी बोलेंगे तो उसको आगे ना लगा के पढ़ना चाहिए। सारी एक्टिविटीज़ जो है एक साजिश के तहत बढ़ी, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए, गैर कानूनी है, क्रिमिनल एक्ट है, जिसमें ये क्राइम करने वालों में जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इन्वॉल्व है, जो ऑफिसर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं और जो पुलिस के अधिकारी और लोकल जो लैंड माफिया होता है वो सारे लोग एक गैंग बना के या एक ग्रुप बना के ये क्राइम कर रहे हैं। इसके पीछे हाईएस्ट लेवल पे ये एक तरह की अनरिटन पॉलिसी है जिसमें एनक्रोचमेंट का नाम लेके इस तरह की जो बज़ाहिर कोशिश की जाती है, लेकिन इसके पीछे असल मकसद मुल्क में अफरा तफरी का माहौल फैलाना है। हम जब जहांगीरपुरी में लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई आप जिन लोगों ने दंगा किया, जिन लोगों ने प्रोवोकेटिव नारे लगाए जो मस्जिद के सामने, उनको तो आपने पकड़ा नहीं, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि नाम मुस्लिम है तो पकड़ लेना है। फिर लोगों ने मतलब महिलाओं ने भी रोते हुए ये बात कहा, पुरुषों ने कहा सर क्या हमारा फॉल्ट है, हम लोग बस मुस्लिम है इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मतलब आप मतलब ये रिफ्यूजी का कोई बात ही नहीं है। तो मतलब मुझे लगता है ठीक है, रिफ्यूजी राइट्स के अनुसार भी उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप अगर कोई मुस्लिम भी है इस देश में तो उसके साथ जो प्रेजुडिस और जो बायसनेस सिस्टमेटिक रूप में हो रहा है वो बहुत एविडेंट है और लोग ये फील कर रहे हैं। उनको मतलब
वो मतलब वो बोलते हैं, आप जाओगे बात करने पे तो वो बोलते हैं भाई कि हम हमारे साथ उनको डिस्क्रिमिनेशन का एकदम वो हो भी रहा है, ओपनली दिख रहा है कि प्रशासन, भाई आप बुलडोजर से आप उनका घर तोड़ रहे हो। और इसमें आप देखिए कि कितनी बैकिंग है इनकी पॉलिटिकल। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 11 बजे तक ऑर्डर दे दिया था, 11 बजे तक ऑर्डर दे दिया था, मेयर के पास आ गया था, फिर भी ये लोग नहीं माने और अपना बुलडोजर चलाते रहे और मस्जिद का जो फ्रंट गेट है वो तोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि मतलब बहुत स्टेट की बैकिंग है और ये प्री प्लान्ड वे में हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के जब इलेक्शन हो रहे थे तब भी वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक टर्म यूज़ किया था कि ये 80-20 है। 80-20 क्या है? 80% मेजॉरिटी और 20% माइनॉरिटी। तो जो फांसीवादी हुकूमतें होती है जिसको फासिज्म कहते हैं, वो एक्चुअली माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ मेजॉरिटी को तैयार करते हैं। यही काम जर्मनी में हिटलर ने किया था कि माइनॉरिटीज़ की बुराइयां, माइनॉरिटीज़ के नुकसानात, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ एक ऐसा माहौल बनाया गया कि वो मेजॉरिटी उनके ख़िलाफ़ दुश्मन हो गई। सिमिलरली हमारे पड़ोस श्रीलंका में हुआ कि वहाँ पे जो सांगली बौद्ध हैं उनको मुसलमानों के ख़िलाफ़, वहाँ के क्रिश्चियन के ख़िलाफ़, वहाँ के तमिल के ख़िलाफ़ चढ़ाया गया और वहाँ उनकी भी इबादतगाहों को टारगेट किया गया। आखिर दोनों जगह का हाल देखिए, जर्मनी बर्बाद हुआ, श्रीलंका अभी हालिया बर्बाद हुआ है। पूरी दुनिया एक देश को तबाह होते हुए देख रही है। वो देश है जिसकी जो जीडीपी, जो इसकी जो पर कैपिटा इनकम हमसे डबल थी। अब ये ही हालात कमोबेश हिंदुस्तान में बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो हुकूमत है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, न्याय व्यवस्था और आम इंसानी जो जज्बात हैं उनकी पामाली करते हुए, रौंदते हुए चली जा रही है और एक मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ रही है, यानी बहुसंख्यकवाद की तरफ बढ़ रही है। बहुसंख्यकवाद की जब तरफ जाती है तो वो जो हुक्मरान होता है वो तानाशाह हो जाता है, डिक्टेटर हो जाता है। तो किसी हद तक इस वक्त प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो बिहेवियर है वो एक डिक्टेटर का है। तो ये यकीनन यहाँ की माइनॉरिटी के लिए बहुत ही तकलीफदेह वक्त है और बहुत चिंताजनक, तशवीशनाक। उसके अलावा यहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो इस देश के संसाधनों पे उसका बड़ा हिस्सा है, वो इस देश की कस्टोडियन है, मालिक, उसके साथ जो धोखा हो रहा है, ये देश की जड़ें खोखली हो जाएंगी, देश बर्बाद हो जाएगा। आखिर हमारे देश के बहुसंख्यक वर्ग को ये देखना चाहिए कि आखिर जर्मन का क्या हाल हुआ, इटली जब मुसोलिनी के अंडर में था तो वहाँ का क्या हाल हुआ, और अभी हालिया दिनों में श्रीलंका का क्या हाल हुआ। तो हमें उससे सबक लेना चाहिए। और स्वस्थ लोकतंत्र तभी हो सकता है किसी मुल्क का जब वहाँ की माइनॉरिटीज़ खुद को सेफ फील करे, खुद को उस मुल्क की तरक्की में बराबर का हिस्सेदार माने, खुद को वो एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा माने, तभी वो मुल्क तरक्की करता है। The poet Mahmoud Darwish wrote in one of his poems that the house murdered is also a mass murder, even if vacant of its residents. The demolition of the house is the demolition of its inhabitants and their dreams. It's dispossessing of one's dreams, sense of belonging and safety. Yet one sees that from Delhi's Jahangirpuri to Shaheen Bagh, to Uttar Pradesh to Madhya Pradesh, the razing down of Muslim houses who are accused as rioters is conveniently justified as demolition of illegal construction by the state, the police and the media. Bulldozing people's houses, shattering their dreams and obliterating memories is the new normal in today's India.